नमस्ते भाई सभी को, कैसे हैं आप सभी? सभी को जय हिंद। आशा करता हूं आप एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और मजे के साथ। इस समय जो वर्दी का भंडारा पूरे भारतवर्ष में चल रहा है, चाहे वो कोई सा भी स्टेट हो, आपका एमपी हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, सबने वर्दी की नौकरियों की लाइन लगा दी है। और उसी भंडारे में एक और स्टेट हमारा शामिल होने जा रहा है, जिसको हम कहते हैं दिल्ली, यानी देश की राजधानी, यानी भारत का दिल। उसने भी अपना पिटारा खोल दिया दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 की भर्ती के साथ। तो मैं एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी आ जाइए, जुड़ जाइए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वर्दी के भंडारे में आने वाली एक और नई भर्ती के बारे में। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं आज की इस इंफॉर्मेशन के बारे में। प्यारे बच्चों, इतना भयंकर भंडारा चल रहा है ना इस समय, सारे स्टेट में वैकेंसी चल रही हैं भाई। देखा, बिहार दरोगा का भी फॉर्म आ गया, बहुत जल्दी मिलूंगा उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन के साथ भी। और आज मैं लेकर के हाजिर हूं आपके सामने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 आ गई वर्दी वाली नौकरी, जिसमें पद हैं पूरे 7,565। और 7,565 पदों के लिए आज हम जो भर्ती के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, आज मैं सारी जानकारी आपको दूंगा इसके बारे में। चाहे वो योग्यता हो, आयु हो, सिलेबस हो, एग्जाम पैटर्न हो, सिलेक्शन मोड के बारे में कोई भी बात हो, आज हम सारी बात करने वाले हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस इन्फॉर्मेशन को। जैसा आप देख पा रहे हैं, आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 की भर्ती, एसएससी जिसका एग्जाम कराने वाली है, उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन में आउट हुई हैं। आज हम उनको चीज़ों को बेहतरीन तरीके से आज डिस्कस करेंगे। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए भाई। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के एग्जीक्यूटिव पदों पर मेल एंड फीमेल दोनों के लिए भर्ती होती है, और वो हर साल होती है। एसएससी अपने कैलेंडर में उस इंफॉर्मेशन को पहले ही दे देता है। तो आज हम इस भर्ती के बारे में और अच्छे से समझेंगे कि इस बार की वैकेंसी में क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं प्यारे साथी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में कि इस भर्ती से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या रहने वाली हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, फटाफट से हम जल्दी से इन चीज़ों को सभी को बारी बारी से डिस्कस करेंगे। चलिए भाई, तो पहली चीज़, डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो आप देख पा रहे होंगे कि ऑनलाइन इसके एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे, जो स्टार्ट हो गए हैं 22 सितंबर से लेके 21 अक्टूबर तक। यानी कि आज 23 सितंबर, 24 सितंबर होने जा रहा है, और 22 सितंबर से इसके फॉर्म जो है स्टार्ट हो गए हैं, 21 अक्टूबर तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसीप्ट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट होगी वो 21 अक्टूबर होगी प्यारे साथी। 21 अक्टूबर यानी 23 घंटे की, ऐसा मतलब होता है कि रात के 11 बजे। क्लियर है, रात के 11 बजे तक आपका फॉर्म एक्सेप्ट किया जाएगा 21 अक्टूबर की तारीख तक। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। आगे ये कह रहा है लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट, यानी जो लास्ट डेट तक फॉर्म एक्सेप्ट किए जाएंगे, यानी कि 21 अक्टूबर तक जो फॉर्म एक्सेप्ट किए जाएंगे, उसको 24 घंटे बाद तक के लिए उसकी फीस भरने के लिए समय दिया जाएगा। यानी 22 अक्टूबर तक लास्ट आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म की फीस को जमा कर सकते हैं। लास्ट डे जो है 21 अक्टूबर, उस दिन अगर कोई अपना फॉर्म सबमिट करता है तो उसके बाद उसे 24 घंटे का समय मिलेगा कि वो अपनी फी का पेमेंट कर दे। ठीक है भाई, चलिए डेट्स ऑफ विंडो फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कनेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्जेस। प्यारे साथी आप देखिए इधर, अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए करेक्शन के लिए विंडो ओपन किया जाएगा। उसकी जो तारीख रहेगी वो 29 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक आप अपने फॉर्म में की गई गलतियों को सुधार सकते हैं और उसमें उस करेक्शन को कर सकते हैं। प्यारे साथियों, क्लियर है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट, ठीक है ना, जिसकी चिंता सबको होती है, ठीक है, क्या है? टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। तो इसका जो एग्जाम होने वाला है इस भर्ती का, वो ऑनलाइन मोड पे होने वाला है, आप सभी जानते हैं। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है, उसकी टेंटेटिव डेट, और टेंटेटिव क्या, मैं तो मान के चल रहा हूँ कि इस डेट पे एग्जाम हो ही जाना है। तो इसकी जो डेट इन्होंने दे रखी है, या तो दिसंबर 2025 या जनवरी 2026। तो दिसंबर या जनवरी तक इसका एग्जाम हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्लियर है। टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर भी इन्होंने एक जनरेट किया है अपनी नोटिफिकेशन में। अगर आपको फिर भी किसी प्रकार की कोई समस्या रहती है तो 180030936063 मैंने भी डिस्प्ले पे लगाया हुआ है। और जब आप एसएससी का दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का नोटिफिकेशन करेंगे ना डाउनलोड, तो उसमें भी आपको एक टोल फ्री नंबर वहां पर मिलेगा। फिर भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन अगर लेनी है तो इस नंबर पे कॉल करके आप सारी इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। ठीक है भाई। चलिए,
तो ये था पूरी भर्ती में आने वाली सभी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। ठीक है, सारी इंपॉर्टेंट डेट्स की बात हमने यहाँ पे की। आगे चलते हैं और इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं। चलिए भाई, जो इस भर्ती में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो पे स्केल रहने वाला है वो पे लेवल 3 रहता है। इसमें जो मिनिमम बेसिक पे आपका होता है 21,700 से शुरू होकर के और 69,100 तक रहेगा। बेसिक पे का मतलब होता है प्यारे साथी, जब आप किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय बन जाते हैं तो वहाँ पर एक बेसिक पे होती है जो कि होगी 21,700। इस बेसिक पे के ऊपर आपके जो है HRA, DA, TA और भी जितने भी आपके अलाउंसेज होते हैं वो सब इस पे लगेंगे, और इस पर अलाउंसेज लग के ये आपकी सैलरी जो है लगभग 50,000 के आसपास पहुंच जाएगी। ठीक है प्यारे साथी, और आपको पता है 2026 में 8वां वेतन आयोग आ रहा है। भाई साहब मौज ही मौज हो जानी है। मजे की बात यह है कि सबकी सैलरी 1.5 से 2 गुनी लगभग हो जाएगी। मजे के साथ गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंजॉय करेगा अपनी जिंदगी को। ठीक है भाई, चलिए हम पोस्टों की बात करें कि ये कौन कौन सी पोस्ट के लिए एग्जाम लेने वाले हैं, तो प्यारे साथी कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव नाम से ये पोस्ट निकालते हैं। इसमें 2 कैटेगरी होती हैं, एक मेल की होती है और एक फीमेल की होती है प्यारे बच्चों, क्लियर है। ऐसे ही कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव में मेल में भी कुछ एक्स सर्विसमैन होते हैं। एक्स सर्विसमैन हम किनको बोलते हैं? जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के रिटायर्ड पर्सनल होते हैं उनको हम एक्स सर्विसमैन बोलते हैं प्यारे साथी। ऐसे ही आपके मेल में एक्स सर्विसमैन की एक स्पेशल विंग होती है जिसको हम कहते हैं कमांडो विंग। ठीक है भाई, ऐसा होता है जब कोई बहुत सारे लोग एक्स सर्विसमैन कोटे में आते हैं, वो अपनी सेनाओं से रिजाइन करके आते हैं, तो जब वो सेनाओं में जॉब करते हैं, आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में, तो उनको वहां पर स्पेशल कमांडो कोर्सेज कराए जाते हैं। अगर किसी भी कैंडिडेट के पास वहां पर कमांडो कोर्स किया हुआ है तो उसके लिए कुछ स्पेशल वैकेंसीज हैं 106, वो इन 106 वैकेंसीज पे अपना दावा ठोक सकता है, जिसमें केवल एंड केवल कमांडो कोर्स किए हुए एक्स सर्विसमैन को इंटरटेन किया जाएगा। ठीक है भाई, चलिए टोटल वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो टोटल वैकेंसीज जो आई हुई हैं वो 7,565 आई हुई हैं। एक बहुत बड़ी वैकेंसी है भाई, मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रकार की इसमें कोई कमी रह गई है। 7,500 वैकेंसी, 7,565, जिसमें अगर हम जनरल की बात करें तो 3,174, हम EWS की बात करें तो 756 वैकेंसी, ओबीसी होगा ये। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 1608, एससी कैटेगरी की बात करें तो 1386, एसटी कैटेगरी की बात करें तो 641 वैकेंसी एंड टोटल मिला के 7,565 पदों के लिए ये भर्ती निकाली है एसएससी के थ्रू। भाई भारत सरकार ने, या फिर आप कहिए कि दिल्ली में अगर आपको वर्दी पहननी है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है 2025 में आने वाली ये भर्ती। ठीक है भाई, चलिए तो ये पदों का विवरण, कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज हैं और टोटल वैकेंसीज कितनी आउट होने जा रही हैं। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज से बड़े परेशान रहते हैं भाई। इसकी इंफॉर्मेशन इनको नहीं मिल पाती, इस चीज को लेकर बड़े परेशान होते हैं। मोस्टली स्टूडेंट इस चीज को लेकर के दुखी रहते हैं कि भाई क्या करें, कैसे रहेगा। चलिए 18 से 25 ईयर एज ऑन, कब ये काउंट कर रहे हैं इसे और देख लीजिए। 1 जुलाई 2025, क्या 1 जुलाई 2025, 1 जुलाई 2025 को कैंडिडेट की एज 18 से 25 तक होनी चाहिए, यानी कम से कम 18 और ज़्यादा से ज़्यादा 25। ये कह रहा है कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बोर्न, यानी जो भी कैंडिडेट इस दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भरेगा 2025 में, उसका जन्म जो है वो 2 जुलाई 2000 से पहले का ना हो और जो है 1 जुलाई 2007 से बाद का ना हो। इन दोनों डेट को भी अगर किसी का जन्म हुआ है वो भी फॉर्म को भर सकता है। इन दोनों डेट को भी जिनका जन्मदिन है, बर्थडे है, वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन इसके बाद अगर किसी का जन्म हुआ है वो भी फॉर्म नहीं भर पाएगा। इससे पहले किसी का बर्थ हुआ है तो वो भी इस फॉर्म को भर नहीं पाएगा। ठीक है भाई, तो वो भी इस फॉर्म को नहीं भर पाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं चीज़ों को अच्छे से। ठीक है भाई, देखिए अब बात करते हैं कि एज लिमिट की अगर हम बात करें तो कुछ स्पेशल केसेस में सरकार की तरफ से एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। उस एज रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया क्या है, हम एक बार उसे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए भाई,
अगर हम SC/ST कैटेगरी की बात करें तो हमें 5 इयर्स का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन देखने को मिलता है, यानी जो मैक्सिमम लिमिट आपकी 25 ईयर्स है, अगर मैं इसमें 5 इयर्स जोड़ देता हूँ तो प्यारे साथी SC/ST के लिए जो हायर एज लिमिट हो जाती है वो 30 ईयर्स हो जाती है। कितनी हो जाती है प्यारे बच्चे? 30 ईयर्स हो जाती है। अगर हम OBC कैटेगरी की बात करते हैं तो भाई इसमें आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे मिल रहा है, यानी अगर हायर लिमिट की बात करें तो 25 साल के बाद 3 साल का इसमें एज रिलैक्सेशन होगा, और 3 साल के एज रिलैक्सेशन के बाद इनकी जो हायर लिमिट हो जाएगी वो 28 साल हो जाएगी, यानी ST के जो हमारे भाई कैंडिडेट हैं वो 28 साल की एज लिमिट तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। सारी की सारी जो एज लिमिट होगी वो कब काउंट होगी? वो 1 जुलाई 2025 के रेस्पेक्ट में काउंट होगी। वो इस डेट तक भाई SC/ST की बात करें तो लास्ट 30 साल का हो जाए, और अगर हम OBC की बात करें तो लास्ट 28 साल का हो जाए। इससे ऊपर अगर क्रॉस करता है तो वो कैंडिडेट इस भर्ती के फॉर्म को नहीं भर पाएगा। ठीक है भाई, चलिए ठीक है, तो ये आपका एज लिमिट का क्राइटेरिया हो गया। एज लिमिट से आगे चलते हैं भाई, आगे असेंशियल क्वालिफिकेशन। असेंशियल क्वालिफिकेशन की हम बात करते हैं। क्या है असेंशियल क्वालिफिकेशन? भाई जरूरी योग्यताएं कब? 21 अक्टूबर 2025, यानी फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है उस डेट तक आपकी जो जरूरी योग्यताएं होनी चाहिए वो क्या क्या हैं। देखिए, आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से इंटर का एग्जाम पास होना चाहिए। कोई भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, कोई स्टेट बोर्ड हो सकता है, CBSE बोर्ड हो सकता है, सेंट्रल बोर्ड हो सकता है, कोई भी बोर्ड हो सकता है, लेकिन वो रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। 12th आपका पास होना चाहिए। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो दिल्ली पुलिस के सारे एग्जाम में रहती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन। कौन सी कंडीशन? जितने भी आपके मेल कैंडिडेट्स हैं मस्ट पजेस अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, यानी जितने भी हमारे बॉयज हैं, मेल कैंडिडेट्स हैं, उन सबके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस वो इस भर्ती में आगे नहीं जा सकते। ड्राइविंग लाइसेंस कौन सा? LMV, जिसको हम कहते हैं लाइट मोटर व्हीकल, और लाइट मोटर व्हीकल में आपके 2 पहिया के वाहन, स्कूटर, मोटरसाइकिल, और 4 पहिया के वाहन छोटे वाले यानी कि कार, बस और ट्रक नहीं, कार तक का होता है LMV। एज ऑन द डेट ऑफ PE एंड MT, यानी रिटन एग्जाम के बाद जब आप अपना फिजिकल देने जाएंगे उस डेट तक आपके पास अपना एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। स्पेशली एक नोट यहाँ पे लिखा हुआ है, लर्निंग लाइसेंस इज नॉट एक्सेप्टेबल। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होता है कि क्या लर्निंग वाला लाइसेंस मान्य होगा? तो प्यारे साथियों, मैं आपको बता देता हूं कि लर्निंग लाइसेंस मान्य नहीं होगा। क्लियर लिखा हुआ है, इज नॉट एक्सेप्टेबल। और जिन भी प्यारे भाइयों ने इस भर्ती के लिए अपने लाइसेंस पे अप्लाई किया था, लर्निंग लाइसेंस था, वो जल्दी से अपने लाइसेंस को परमानेंट करा लीजिए। ठीक है, 2 महीने के बाद लर्निंग लाइसेंस अपने परमानेंट लाइसेंस में कन्वर्ट हो जाता है, तो जल्दी से जल्दी अपने लाइसेंस को वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस में कन्वर्ट करा लीजिए। ठीक है, चलिए भाई आगे चलते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है? देखिए, सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी ऑनलाइन एग्जाम इसमें होता है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही पहले सबसे होता है। उसके बाद जो इसमें क्वालिफाई होते हैं वो फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट। देखिए, फिजिकल में 2 टेस्ट होते हैं। एक तो एंड्योरेंस जो हमारी क्षमता को दिखाता है, यानी दौड़ भाग करने वाला टेस्ट, ठीक है ना। एक होता है मेजरमेंट जो हमारी नाप तौल को बताता है, हमारी बॉडी की फिजिक को, नाप तौल को हम कहते हैं मेजरमेंट टेस्ट। दोनों ही होते हैं, फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट। इसमें जो पास होते हैं उन शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन, और मेडिकल एग्जामिनेशन होने के बाद वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद उनका फाइनल मेरिट का वेट शुरू हो जाता है, और फाइनल मेरिट आने के बाद वो खाकी वर्दी पहनने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए, तो ये रहने वाला है आपका सिलेक्शन प्रोसेस। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में भाई एक चीज आई क्या, सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, तो उसको समझ लेते हैं। आपका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन रहने वाला है ये होगा, द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस पेपर होगा। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा। ठीक है भाई, इसमें आपके 100 क्वेश्चंस रहने वाले हैं और 100 नंबर के होंगे। इस बात से हमें ये पता चल रहा है कि आपका जो एक क्वेश्चन होगा प्यारे बच्चे वो 1 मार्क का होगा। ईच क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। ठीक है, तभी तो आप कह सकते हैं कि 100 क्वेश्चन और 100 नंबर के होंगे। 100 क्वेश्चन यहाँ पे आपके 100 नंबर के हो जाएंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, और आगे चलते हैं, समझते हैं चीज़ों को।
चलिए, कौन कौन से सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके इस एग्जाम में रहने वाले हैं, उसे एक बार देख लेते हैं। देखिए भाई फटाफट, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, भाई साहब सबसे बड़ा वेटेज है। 50 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के, यानी 100 नंबर के पेपर में 50% का जो वेटेज है वो आपका जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स का है, जीएस एंड करंट अफेयर्स। रीजनिंग अगला सब्जेक्ट, 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 नंबर के हो गए भाई साहब। न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथ्स, प्यारे बच्चों देखिए मैथ्स की वेटेज यहाँ पे कम है, देख लीजिए। तो ये भर्ती उन सभी लोगों के लिए भी वरदान साबित हो सकती है जो मैथ्स से डरते हैं, जिनको डर लगता है, जिनका मैथ्स वीक है, वो बाकी 3 सब्जेक्ट में मेहनत करके यहाँ पर एक जबरदस्त गेम खेल सकता है। तो आपके लिए भी ये भर्ती वरदान साबित हो सकती है। बहुत छोटा सा वेटेज है, 15 क्वेश्चन आएंगे 15 नंबर के। और भाई कंप्यूटर फंडामेंटल यानी कंप्यूटर से रिलेटेड बेसिक एक थ्योरी, ये 10 क्वेश्चन आएंगे भाई साहब, कितने नंबर के, 10 नंबर के। इस प्रकार से टोटल क्वेश्चन 100, टोटल 100 मार्क्स के। और पूरे पेपर का जो समय रहने वाला है वो 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटा, यानी कि 1 घंटा 30 मिनट बेटा, ठीक है भाई। चलिए, तो मैथ्स कमजोर वाले बच्चों के लिए ये भर्ती वरदान साबित हो सकती है। जिनका मैथ्स कमजोर है भाई, कम वेटेज है, और 15 में से 7, 8, 4, 5 तो कर ही दोगे यार। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो 4, 5, 7, 8 क्वेश्चन तो कर ही सकते हो यार, है ना। लेकिन फिर भी जिनका मैथ्स ज़्यादा वीक है वो इस भर्ती में गेम चेंजर बन सकता है और वर्दी पहन सकता है, ठीक है। केवल 15 क्वेश्चन, एक छोटा सा वेटेज है, ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना भाई साहब कि जीएस का वेटेज बहुत तगड़ा है, 50% का वेटेज है ना, अच्छा वेटेज लगा रखा है। तो जीएस को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स, भाई साहब 1/4, एक चौथाई, यानी एक चौथाई की नेगेटिव मार्किंग यहाँ रहने वाली है। इस बात का मतलब ये है कि एक सही क्वेश्चन का 1 नंबर तो मिलेगा, लेकिन एक गलत क्वेश्चन का आपका 0.25 नंबर लेस हो जाएगा। और हम ये कह सकते हैं कि अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत और 1 सही किया तो वो आपस में बराबर हो जाएंगे, उनका कोई भी नंबर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है भाई। चलिए, तो ध्यान रखिएगा, ईच रॉन्ग आंसर कैंडिडेट्स आर देयरफॉर एडवाइज टू कीप दिस इन माइंड व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चंस। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब आप अपने एग्जाम में अपने क्वेश्चंस का आंसर कर रहे हैं तो इस चीज़ को दिमाग में रखें, भूल ना जाएं प्यारे बच्चों कि यहाँ पर 0.25 यानी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी काम कर रही है, ठीक है। चलिए, द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश एंड हिंदी। जो आपका ऑनलाइन एग्जाम रहने वाला है वो 2 लैंग्वेज में होगा ओनली, इंग्लिश और हिंदी। तो बाइलिंगुअल करके आप ईच एंड एवरी क्वेश्चन को देख सकते हैं। जिनको इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा है वो हिंदी में कर सकते हैं, जिनको हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है वो इंग्लिश में देख सकते हैं ईच एंड एवरी क्वेश्चन को, ठीक है भाई। चलिए, जब आप रिटन एग्जाम को पास कर लेते हैं, जब आप रिटन एग्जाम को पास कर लेते हैं, आफ्टर दैट आता है फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट। मैं आपको बता चुका हूं व्हाट इज एंड्योरेंस। एंड्योरेंस मींस क्षमता, दौड़ भाग करना, भाई कितना दौड़ भाग सकते हो आप, है ना। और मेजरमेंट मतलब आपकी फिजिक की नापतोल, आपकी फिजिक की नापतोल यानी कि मेजरमेंट, ठीक है। देखते हैं फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट फॉर मेल कैंडिडेट्स। देखिए यहाँ पे मेल एंड फीमेल के लिए डिफरेंट क्राइटेरिया सेट किया गया है। मेल की बात करते हैं तो जो मेल आपके 30 साल तक के होंगे उनकी 1600 मीटर की रेस होगी, टाइम दिया जाएगा 6 मिनट। लॉन्ग जंप होगी भाई 14 फीट करनी होगी। हाई जंप होगी 3 फीट 9 इंच यानी 4 फीट से कम। क्लियर है भाई। कुछ लोग ऐसे होंगे जो 30 से 40 साल के होंगे, 1600 मीटर की दौड़ में 7 मिनट का समय दिया जाएगा यानी 1 मिनट का रिलैक्सेशन। 14 फीट की जगह 13 फीट दिया जाएगा लॉन्ग जंप में यानी 1 फीट का रिलैक्सेशन। और भाई साहब हाई जंप में 3 फीट 9 इंच की जगह 3 फीट 6 इंच दिया जाएगा यानी कि 3 इंच का रिलैक्सेशन इसमें मिलेगा। और जो 40 साल के ऊपर के होंगे उनको भाई 1600 मीटर में 8 मिनट का टाइम दिया जाएगा। उनको लॉन्ग जंप 13 फीट 14 फीट की जगह 12 फीट करनी पड़ेगी। और उनकी जो हाई जंप होगी वो 3 फीट 3 इंच की करनी पड़ेगी, है ना। तो ये हो गए आपके अलग अलग एज के हिसाब से आपका जो एंड्योरेंस टेस्ट है मेल कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट, अगर हम मेजरमेंट की बात करें तो हाइट जो होगी वो मिनिमम 170 सेंटीमीटर होगी, मिनिमम 170 सेंटीमीटर जनरल कैंडिडेट के लिए। अब इसमें कुछ रिलैक्सेशन दिए गए हैं, कैसे?
5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन जो है वो हिल एरियाज में रहने वाले लोगों के लिए है। हिल एरियाज मतलब जैसे पहाड़ी इलाके, उत्तराखंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, सिक्किम हो गया, नॉर्थ ईस्ट के जितने भी आपके स्टेट हैं या सिटीज़ हैं उनमें रहने वाले लोग, क्योंकि नेचुरली ऐसी जगहों पर रहने वाले लोगों की हाइट बाकी भारत के एरिया से रहने वाले लोगों से कुछ कम होती है, ये नेचुरली है। तो भाई उनको तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन देना पड़ेगा, तो 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन उनको है। कैटेगरी वाइज अगर हम देखें तो एसटी कैटेगरी में 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलने वाला है, और 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन उन लोगों को मिलने वाला है जिनके फादर जो हैं दिल्ली पुलिस में किसी भी पद पर कार्यरत रहे हैं या अभी भी हैं या रिटायर हो चुके हैं। अगर उन लोगों के बच्चे अगर एग्जाम में फॉर्म भरते हैं तो 5 सेंटीमीटर हाइट में उनको भी रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट। चेस्ट की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर हमने हाइट की बात करी, चेस्ट की अगर हम बात करते हैं 81 सेंटीमीटर विद अ मिनिमम ऑफ 0.4 सेंटीमीटर एक्सपेंशन। देखिए भाई, चेस्ट जब नापी जाती है तो पहले तो नॉर्मली नापी जाती है तो 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए, उसके बाद 4 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन, यानी सांस रोक के हम अपनी चेस्ट में कितना फुलाव ले सकते हैं तो कम से कम 4 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए, यानी 81 to 85। देखिए ध्यान रखना, जब नॉर्मली चेस्ट नापी जाती है ना तो अपने अंदर की सारी हवा निकाल देना, क्योंकि पहले हवा भर लोगे तो बाद में एक्सपेंशन नहीं आएगा। तो पहले नापो और फिर लंबी सांस लेकर के आप 4 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन दिखाइए। देखिए यहाँ पर भी क्या किया गया है, यहाँ पर भी कुछ रिलैक्सेशन दिए गए। यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन हिली एरियाज वाले लोगों के लिए दिया गया है, 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को दिया गया है, और 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन जो है चेस्ट में उन लोगों को दिया गया है जिनके पेरेंट्स या जिनके घर में उनके फादर या मदर में से कोई भी दिल्ली पुलिस में कार्यरत रहा है या अभी कार्यरत है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। अभी हमने मेल कैंडिडेट्स की बात की, अब हम फीमेल कैंडिडेट्स की बात करते हैं। ठीक है भाई, चलिए 30 साल तक की जो भी फीमेल कैंडिडेट होंगी उनको 1600 मीटर की जो रनिंग होगी वो 8 मिनट में समय मिलेगा। आपको कितने मिलेगा? 8 मिनट में समय। जो लॉन्ग जंप होगी वो 10 फीट होगी, और जो हाई जंप होगी वो 3 फीट होगी। ठीक है भाई, जो आपकी फीमेल कैंडिडेट 30 से 40 साल की होंगी उनको 1600 मीटर के लिए 9 मिनट का समय मिलेगा, लॉन्ग जंप के लिए भाई 9 फीट का समय मिलेगा, हाई जंप के लिए 2 फीट 9 इंच का समय मिलेगा। आप अगर 40 साल से ऊपर की कोई फीमेल कैंडिडेट है तो 1600 मीटर के लिए 10 मिनट का समय मिलेगा, और लॉन्ग जंप के लिए 8 फीट का समय मिलेगा, और आपको 8 फीट की लंबाई पूरी करनी पड़ेगी, और हाई जंप की आपको ऊंचाई मिलेगी 2 फीट 6 इंच का। क्लियर है? 2 फीट 6 इंच उनको हाई जंप पूरी करनी पड़ेगी। देन भाई आगे चलते हैं। अगर हम बात करते हैं फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट की फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है, तो हाइट की बात करें तो मिनिमम हाइट 157 सेंटीमीटर, इसमें भी कुछ रिलैक्सेशन दिए गए हैं। कैसे? 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन पहाड़ी इलाकों में रहने वाली हमारी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। SC ST कैटेगरी के लिए आपका 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया गया है। 5 सेंटीमीटर इन केस ऑफ डॉटर्स ऑफ, वही बात, अगर कोई दिल्ली पुलिस में कार्यरत है या फिर कार्यरत था या रिटायर्ड पर्सनल्स जो हैं दिल्ली पुलिस के एम्प्लॉयज़, उनके बच्चों के लिए यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है भाई, ओके आगे चलते हैं। जब ये सारे पड़ाव आपके निकल जाते हैं प्यारे साथियों, तो उसके बाद आती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके बाद होता है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन, और मेडिकल एग्जामिनेशन के पास करने के बाद आप लोग को वेट करना पड़ेगा आपकी फाइनल मेरिट का। किसका वेट करना पड़ेगा? फाइनल मेरिट का। और अगर इसके बाद आपका नाम फाइनल मेरिट में आ जाता है, उसके बाद आप दिल्ली में रहकर खाकी पहनकर और अपनी सर्विस के लिए हो जाइए तैयार। इसके बाद आपको उस जॉब में जाने का मौका मिलेगा। तो ये थी आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 की भर्ती की। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो जरूरी इन्फॉर्मेशन थी लगभग सबको पता होनी चाहिए, आज हमने उसकी संपूर्ण जानकारी पे बात की। ठीक है प्यारे साथियों, तो एक बार पूरी वीडियो को अच्छे से देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जिन बच्चों को ज़रूरत है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन की वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लें और उसके अकॉर्डिंगली अपना
फॉर्म भरें। तो ये आज हमने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की पूरी जानकारी यहाँ पर रखी। आपको ईच एंड एवरी पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, ठीक है, जय हिंद।